आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ। तो वो घड़ी आ गई है जिसका था हमें इंतजार। वो घड़ी आ गई है जिसका था हमें इंतजार, जिसे हम आज सुनने जा रहे हैं। उसे सुनना पसंद करोगे आप बार 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 बार, क्योंकि आपके मन में क्योंकि आपके मन में वही विचार आते हैं हरदम, हर वक्त। क्योंकि आपके मन में वही विचार आते हैं हरदम, हर वक्त। क्या पर्ल वाइन लीगल है? क्या पर्ल वाइन जितना बोल रही है उतना इनकम देगी? क्या पर्ल वाइन भाग गई तो? क्या पर्ल वाइन को भारत सरकार का सपोर्ट है? क्या भारत में पर्ल वाइन लीगल है? क्या आरबीआई की इसके बारे में क्या विचार है? क्या आरबीआई में यह लीगल है पर्ल वाइन? ये सारी तमाम बातों के ऊपर कानूनी तरीके से हम आज देखते हैं। अब कानूनी तरीके से, कानूनी भाषा में अगर हमें कोई अच्छी तरह से समझा सकता है तो कोई कानून का जानकार ही इसे समझा सकता है दोस्तों। और कानून का एक ही व्यक्ति जानकार होता है जिसको सारे कानून के दांवपेच पता होते हैं, जो सफेद को काला और काले को सफेद करने की बखूबी कला जानता हो। ऐसा अगर कोई है तो हम कहते हैं हरदम, अरे हाँ वो तो काले कोट वाला है। और वही काले कोट वाला आज हमारे बीच में आपके सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। पर्ल वाइन के लीगलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। इंडिया में क्या हमारा पर्ल वाइन लीगल है, इसके बारे में आज हमें बताने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, डायरी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको फील्ड में यह सवाल बहुत बार आते हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं होता। और हम हमारी समझ के द्वारा जो हमें समझ में आए उस प्रकार से हम जवाब देकर उठ के चले आते हैं, क्योंकि खुद हमें पता नहीं होता। तो आपको जानने का आज मौका मिला है। हमारे बीच में हाई कोर्ट के एडवोकेट लखनऊ से श्रीमान अशोक बाजपेयी सर आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, जो हमें सारी तमाम पर्ल वाइन की लीगलिटी के बारे में, कानूनी तौर तरीके के बारे में, कानूनी प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी आज विथ एविडेंस आपको बताने वाले हैं कि आरबीआई ने कौन से एविडेंस के द्वारा इसको मान्यता दी है, भारत सरकार के पास कौन सा एविडेंस है इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई न करने का। इसके बारे में वाजपेयी साहब आप हमें बताने वाले हैं। तो आप सभी के सहयोग से, मैं अकेला काफी नहीं हूं इतने बड़े व्यक्ति को बुलाने के लिए, इसलिए आप सभी के सहयोग से दोस्तों, सबका माइक अनम्यूट कर दिया गया है। कृपया नीला बटन दबाएं, माइक को अनम्यूट करें और सभी लोग जोरदार ग्रैंड वेलकम के साथ सर का स्वागत करें। तालियों के साथ वेलकम कहकर सर का स्वागत करें। तो मैं बुलाने जा रहा हूं श्रीमान अशोक बाजपेयी सर को कि वेलकम सर, वेलकम 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 स्वागत है आपका। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। स्वागतम। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम बाजपेयी सर, मोस्ट you। वेलकम। सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं ऑरेंज सिटी ग्रुप नागपुर के इस शानदार मंच, इस प्रेशियस मंच को प्रणाम करता हूं, और इस मंच पर मंचासीन आज के इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजर जितेंद्र मंडांडे सर जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और शानदार होस्टिंग कर रहे हमारे पंकज सोनी सर जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नितिन चौराडगे सर को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और हमारे लखनऊ टीम के हमें पर्ल वाइन की ABCD समझाने वाले, उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाले हमारे ग्रेट लीडर रामप्रीत सर जी भी मौजूद हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत खुशियाँ छा गई। और आपके मुंबई वर्ली ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक में एक डिसीडियम आर्ट, नाम ठीक से नहीं आ रहा उस कंपनी का, उसका तो बहुत सारा पैसा था, 12 करोड़ से ज़्यादा अकेले का उसका पैसा था। आप अब समझ लिए कितनी बड़ी बड़ी रकम जो है फ्रीज हुई थी। तो वो जब मैंने जजमेंट पढ़ा, उसमें जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी थी उसको मैंने पढ़ा, और जब पर्ल वाइन के संदर्भ में या इस तरह के बिजनेस के संदर्भ में मैंने उसका मूल्यांकन किया, तो ये पाया कि ये तो बिल्कुल लीगल काम है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं हम करते हैं जो हमारे देश के किसी भी कानून का हम उल्लंघन करते हो, इन्फ्रिंजमेंट करते हो, या कानून के दायरे से बाहर जाके हम कोई काम करते हो। मैं तो ये कहता हूं कि देश का ही नहीं, विदेशों के कानून का भी हम उल्लंघन नहीं करते। हमारा पर्ल वाइन बिजनेस जो है ग्लोबल बिजनेस है,
इंडिया के बाहर भी बहुत सारे 156 157 प्लस कंट्रीज में ये रन कर रहा है। तो इसमें विदेश में भी काम हो रहा है, तो विदेशों में भी जो कानून है उनके बारे में भी हमको देखना होगा कि क्या उनका कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो उनका भी हमारा ये सिस्टम कहीं से कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। अब मैंने कई बार ये कहा कि एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर उठेगा, जब हम विदेशों की बात करेंगे तो आप जरूर पूछेंगे हमसे कि क्या विदेशों के सारे कानून मैंने पढ़े हैं। तो साथियों, इसका जवाब यह है कि मैंने विदेशों के सारे कानून नहीं पढ़े हैं, लेकिन कानून कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, उसका मुझे नॉलेज है, उसकी जानकारी है। और लीगल जूरिस्प्रूडेंस पे आधारित होते हैं सारे देश के कानून, अपने भारत का हो या किसी भी देश का कानून हो। तो लीगल जूरिस्प्रूडेंस के जो फंडामेंटल्स हैं, जिन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए, डील करते हुए कानून बनाए जाते हैं, उनका मुझे ज्ञान है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि विदेशों के कानून का भी हमारा पर्लवाइन सिस्टम कोई उल्लंघन नहीं करता है। न यहाँ पे हम कोई चिटफंड का काम करते हैं, न यहाँ पे हम मनी सर्कुलेशन का कोई काम करते हैं, न यहाँ पे हम कोई पोंजी स्कीम चलाते हैं, न यहाँ पे कोई पिरामिड स्कीम है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। फिर जो जो पैसे का आवागमन होता है, पैसे का लेन देन होता है, जो मिलता है, वो कैसे मिलता है वो सभी लोग जानते हैं कि क्राउड फंडिंग भी 3 तरह की होती है मेनली। अब टुकड़ों में करके तो आप 6 7 8 तरह की भी गिना सकते हैं, लेकिन मेन 3 तरह की होती हैं। एक इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है, एक डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है, एक रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे भारतीय कानून उसको अलाउ नहीं करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पर्लवाइन सिस्टम में इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग का कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है क्राउड फंडिंग का, वो डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड है, जो कि भारतीय कानून पूरी तरह से परमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो पैसों का लेन देन होता है क्राउड फंडिंग के आधार पे, वो भी लीगल क्राउड फंडिंग है। तो और मनी सर्कुलेशन के बारे में लोग कहते हैं कि आप इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर आप पहनाते रहते हैं, मनी सर्कुलेट करते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो साथियों, बिल्कुल भी मनी सर्कुलेशन यहाँ नहीं हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि मनी सर्कुलेशन जो है हमारे भारतीय कानून में अपराध है। 1978 में एक लॉ आया था, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978, सभी लोग उससे परिचित होंगे। तो उसमें जो चिट फंड में काम और मनी सर्कुलेशन में काम हो रहा था, तो हमारे इस कानून में 2 साल की मोहलत दी गई थी ऐसे लोगों को जो इस मनी सर्कुलेशन या चिट फंड में काम कर रहे थे, कि वो अपने काम को बदल दें, अपने काम के प्रारूप को बदल दें, तब्दील कर लें और मनी सर्कुलेशन और चिट फंड से बाहर आके काम करें। तो जिन लोगों ने काम उससे बाहर नहीं आए थे, काम करते रहे थे, उनकी अरेस्टिंग भी हुई थी, उनके खिलाफ मामले भी चले थे, उसमें बहुत सारे केसेस भी हुए थे। बंगाल का गुहा वाला केस तो बहुत महत्वपूर्ण केस था, सभी लोग जानते होंगे। अब मैं उनमें सब में जाऊंगा तो और समय लगेगा। तो मैं अपने को समराइज करते हुए कि यहाँ पे मनी सर्कुलेशन का कोई भी काम हमारे पर्लवाइन सिस्टम में नहीं होता। मनी सर्कुलेशन है क्या, कानून की पेचीदगियों में न जाके अगर साधारण शब्दों में हम मनी सर्कुलेशन को समझना चाहेंगे, तो मनी सर्कुलेशन जब कोई भी इंस्टीट्यूशन, आप उसको फर्म कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, आप अपनी पर्लवाइन सिस्टम को ही मान लीजिए, अपने किसी भी मेंबर्स को, अपने किसी प्रमोटर्स को, अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने किसी एम्प्लॉय को, यानी उससे जुड़े कोई भी जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनको क्विक मनी या इजी मनी, इस पे ध्यान दीजिएगा साथियों, क्विक मनी या इजी मनी देने का प्रॉमिस। 3 शब्दों को ध्यान रखिएगा, क्विक मनी, इजी मनी और प्रॉमिस। तो यहाँ पे हम मनी सर्कुलेशन का अपराध करने की तरफ बढ़ चले हैं, हम करने लगते हैं, शुरुआत होने लगती है। और उसमें कहीं अगर हम टाइम पीरियड जोड़ दें कि 6 महीने में हम इतना कर देंगे, आपका दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे, साल भर में इतना पैसा दे देंगे, तो मनी सर्कुलेशन बिल्कुल पक्का हो जाता है। अब आइए देखते हैं क्या हमारे पर्लवाइन सिस्टम में ऐसा कहीं कोई प्रॉमिस है। साथियों, कहीं कोई प्रॉमिस नहीं है, बल्कि पर्लवाइन सिस्टम ने अपने नोटिफिकेशन में तो ये कह रखा था कि अपने हानि लाभ, अपने पैसे के जिम्मेदार हम आप स्वयं ही होंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमें इस सिस्टम को बताने वाला हो, हमारा अपलाइन हो, हमारा प्रमोटर हो, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी भी तरह से पर्लवाइन से जुड़ा कोई व्यक्ति हो,
यहाँ तक कि यूट्यूबर्स, सबको बख्श रखा है पर्लवाइन सिस्टम ने। कहा कोई जिम्मेदार नहीं है, अपने हानि लाभ के, अपने पैसे के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो यहाँ कोई प्रॉमिस है ही नहीं है। इसी तरह से ऑटो पूल्स में भी कहीं कोई प्रॉमिस नहीं है। तो जब मैंने ये पूरा इसका देख लिया और पाया कि कहीं से कोई यहाँ पे गैर कानूनी काम नहीं होता है, तो मैंने रामप्रीत सर जी को फोन करना ही चाह रहा था कि उधर से रामप्रीत सर जी का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि सर जी मैं आपके घर आना चाहता हूं। तो मैं तो यही चाह ही रहा था, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन वो उस दिन किसी वजह से नहीं आ पाए, अगले दिन आए और फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई। तब से मैं आप लोगों की मीटिंग में आके, विभिन्न मंचों पे जाके अपने ग्रेट लीडर्स के द्वारा सीख रहा हूँ। और साथियों, एक चीज का मुझे ध्यान आ गया, मैं यही प्रतिवाद करना चाहूंगा। वकील लोग काले को सफेद, सफेद को काला बिल्कुल नहीं करते। ये भ्रम है समाज में। हम लोग असिस्ट करते हैं न्याय के लिए कि लोगों को न्याय मिल सके, अदालतें न्याय दे सकें। ये भ्रम है कि हम लोग काले को सफेद कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने की हम लोगों की मनाही भी है। हम लोग भी एथिक्स से, तमाम चीज़ों से, नीति से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करना हमारा कानून परमिट नहीं करता है। हमको असिस्ट करना होता है कि कोर्ट न्याय कर सके। तो न्याय में हम लोग सहायता करते हैं। तो इतना हमारा काम होता है। और अपने क्लाइंट्स जो झूठे मुकदमों में फंसाए गए होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जब मैं इससे जुड़ गया और तब से सीखते हुए मैं बराबर एंजॉय कर रहा हूँ। और अब तो हमारा ये सिस्टम जो क्रिप्टो में पहुंच गया है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसका भी हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब दुनिया में भी कोई करेंसी नहीं थी। पुराने ज़माने में आप जाइए, कहीं भी कोई करेंसी नहीं थी। सिर्फ वस्तुओं का एक्सचेंज से लेन देन होता था। सामान के बदले, जैसे आपको चावल चाहिए, आपके पास गेहूं है तो आपने गेहूं दे दिया, दूसरे से चावल ले लिया। इस तरह से हम एक दूसरे से सामानों का आदान प्रदान कर लेते थे। इस तरह से लेन देन हमारे बीच में होता था। लेकिन कालांतर में सिक्के और नोट का चलन प्रारंभ हुआ और लेन देन का तरीका जो है वो भी परिवर्तित हो गया। आज यही नोट और कॉइन्स हमारी आज की मुख्य करेंसी है। अब तो छापे खाने में छपने लगी हैं। आपके पॉकेट में, आपके पर्स में भी नोट होंगे, सिक्के होंगे। तो ये सब करेंसी का चलन हो गया। गवर्नमेंट छापने लगी करेंसी और इस तरह से करेंसी हम लोगों के बीच में आ गई। लेकिन इस रियल करेंसी के अलावा भी एक करेंसी और है जो पूरी तरह से डिजिटल है, जिसे हम आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा पर्लवाइन सिस्टम भी इस प्रारूप में प्रवेश कर गया है, क्रिप्टो करेंसी में आ गया है। तो आज हर कंट्री के पास अपनी करेंसी है। अब जैसे इंडिया के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, यूएई के पास जो है रियाल है, जापान के पास शायद येन है, यूनाइटेड किंगडम के पास पॉन्ड्स है। इसी तरह अन्य देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसीज हैं। तो करेंसी एक ऐसी धन प्रणाली है, इसको समझिएगा साथियों, एक ऐसी धन प्रणाली है जो किसी कंट्री के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उस देश के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो। गवर्नमेंट की मान्यता बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलता है। जिसकी कोई वैल्यू हो तो वो करेंसी जो कहलाती है, अगर उसकी वैल्यू नहीं होगी तो करेंसी नहीं होगी। यानी जिसके बदले में कोई वस्तु या सर्विस हम आप खरीद सकते हो, वही करेंसी होती है। जैसे हमारे पास अगर 100 का नोट है और हम आप बाजार जाएं तो 100 रुपए मूल्य का सामान हम खरीद सकते हैं। जैसे मिठाई खरीदनी हो खरीद लेंगे, फल खरीदना हो खरीद लेंगे, या उस मूल्य की उतनी देयता का कोई मूल्य कोई भी सामान होगा वो हम खरीद लेंगे। मान लीजिए 50 रुपए खरीदा तो 50 रुपए वो वापस कर देगा अगर हम 100 के नोट देते हैं। यदि हमारे पास पुराने नोट, अब याद करिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। नोटबंदी के समय तो पहले 500 रुपए, 1000 का नोट जिसकी मान्यता सरकार ने समाप्त कर दी थी, अगर वो नोट हमारे आपके पास है पॉकेट में और बाजार में हम जाते हैं तो क्या साथियों हम कुछ खरीद पाएंगे? कोई दुकानदार हमको कुछ देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू आज के समय में नहीं रह गई है। वो वैल्यू लेस हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। इसलिए वो करेंसी नहीं रह गई है, क्योंकि उसका लीगल टेंडर समाप्त हो गया। मोदी जी ने टीवी पे आके उसका लीगल टेंडर समाप्त कर दिया था, इसलिए वो आज रद्दी कागज के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। तो लीगल टेंडर जरूर होना चाहिए उस करेंसी को। और फिजिकल करेंसी को हम छू सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये आभासी होती है, वर्चुअल होती है। इसे ना तो हम छू सकते हैं और ना अपने पर्स में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है सभी लोग जानते हैं, लेकिन
क्योंकि मुझे कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो थोड़ा बहुत जो अल्प ज्ञान है मेरे पास मैं रखना चाहूँगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है और इसमें हर एक लेन देन का एक वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा इसका वेरिफिकेशन भी होता है, वेरिफिकेशन इसका किया जाता है और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। क्रिप्टोग्राफी जिसको हम कहते हैं, इस क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है और क्रिप्टोग्राफी द्वारा ये सुरक्षित भी होती है, संरक्षित भी है क्रिप्टोग्राफी के द्वारा। और इसे कॉपी करना लगभग असंभव ही होता है। हालांकि मैंने कहीं किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि कुछ लोग किसी तरह से इसकी कॉपी कर लेने में सफल हो जा रहे हैं, लेकिन उसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसकी कॉपी करना लगभग नामुमकिन ही होता है। और क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है और फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है, हमें अब कोई दिखाई नहीं पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड होती है, डिसेंट्रलाइज है, यानी इस पर डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, ये किसी के अधीन नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, किसी देश या गवर्नमेंट का कोई इसका नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए शुरुआत में इसे इल्लीगल करार दिया गया था। इस पर ध्यान दीजिएगा साथियों, शुरुआत में इसे इल्लीगल करार दिया गया था और लेकिन बाद में इसकी दिनों दिन इतनी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई, बिटकॉइन ने तो इतनी लोकप्रियता इस क्रिप्टो करेंसी की बढ़ा दी कि जिसको देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल भी कर दिया है, कई सारे देश ने इसे लीगल कर दिया है। लेकिन अभी भी कई देश इसके खिलाफ हैं, इसकी खिलाफत करते हैं, इसको मान्यता देने के मूड में नहीं है, इसको पक्ष में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू होती है, इसकी बहुत वैल्यू होती है। हम आप सब जानते हैं, रोज मीटिंग में सुनते हैं इसकी वैल्यू के बारे में। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से हम आप सामान खरीद सकते हैं, इसके ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पर हम अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, इतना तो कर सकते हैं, इतना सब होने के बाद भी हम इसको अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, न बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। ये डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है। कैसे रहती है? डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है, इसीलिए इसको हम डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी या इलेक्ट्रिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये सब हम कई नामों से तमाम लोग कहते हैं। इसको हम इस नामों से भी पुकार सकते हैं, इसको कह सकते हैं। और तमाम सारे कंट्रीज ने इस पर बैन भी लगाया है। चलिए मैं संक्षेप में उन कंट्रीज का भी नाम रखना चाहूँगा कि किसने बैन लगाया। सबसे बड़ा देश तो चीन है। चीन का जो सेंट्रल बैंक है वो क्रिप्टो करेंसी से जितने भी जुड़े ट्रांजैक्शन होते हैं उसको चीन ने सबको इलीगल करार दे दिया है। और साथ ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी चीन कई बार ये कह चुका है। उसने ये भी कहा है कि वह घरेलू जो इसको इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके निवेशक हैं, सेवा देने वाले विदेशी एक्सचेंज हैं, उस पर भी पाबंदी लगा देगा और लगाता भी है वो पाबंदी। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई निवेशकों का पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा है। हमने आपने भी पीवीसी मेटा में लगा रखा है और तमाम करेंसीज बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में काम करते हैं लगा रखा है। और चीन के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, टर्की है, साउथ अमेरिका का बोलिविया है जहाँ से हमारे सतपाल बौद्ध जी वहाँ रहते हैं, वो आते हैं, एक्वाडोर है, अल्जीरिया है, कतर है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है। इनके अलावा भी और भी तमाम सारे देश हैं जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी पर कई सारे देशों ने प्रतिबंध भी लगा रखा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ देशों ने मान्यता भी दे रखी है, जिसमें अल सल्वाडोर का नाम आपने सुना होगा, जहां पर कई क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं, अभी ऊहापोह की स्थिति में है, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वहीं मध्य अमेरिका का एक देश है अल सल्वाडोर, उसने क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया है, इसे लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। ऐसा करने वाला अल सल्वाडोर जो है दुनिया का पहला देश है। उसने बिटकॉइन सिटी भी बना रखा है। बिटकॉइन सिटी शायद काम कंप्लीट हो गया है, अभी चल रहा है, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने की स्थिति में हूँ, लेकिन बिटकॉइन सिटी वो बना रहा था और मैंने 1-1.5 महीना पहले पढ़ा था, तो उस पर काम चल रहा था,
कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, ये नहीं मालूम। और भारत की अगर बात करें तो जब बजट पेश हुआ था तो संसद में भाषण के दौरान हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी से जो भी इनकम हम लोगों को होगी उस पे 30% का टैक्स देना होगा। सभी लोगों को याद होगा, उनका बजटीय भाषण आप लोगों ने सुना भी होगा। इससे तमाम सारे लोगों ने ये अर्थ निकाला, ये अर्थ हम लोग निकालने लगे कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार जो है लीगल करेंसी घोषित करने जा रही है। हम लोग क्या समझने लगे कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने जा रही है सरकार। लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका नाम शायद सोमनाथन, टीवी सोमनाथन, जी मुझे याद आ रहा है, टीवी सोमनाथन नाम था। उन्होंने इसको क्लियर किया था। उनका स्टेटमेंट आया था कि क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश को सरकार की कोई सुरक्षा नहीं है, सरकार इसको सुरक्षित नहीं, यानी इसमें जो अगर हम आप निवेश करते हैं तो इसका जो नुकसान हमें आपको अगर हो सकता है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पैसा हमारा अगर डूबता है, हमें हानि उठानी पड़ती है, तो उसके लिए किसी भी रूप में सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने कोई इसको कानूनी मान्यता नहीं दी है, कोई रेगुलेशन इस पे अभी नहीं है, रेगुलेट नहीं किया गया है, इसलिए गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और इंडिया में डिजिटल करेंसी से जो होने वाली कमाई है, सरकार को खाली टैक्स से मतलब है। हमारी आपकी जो भी कमाई होगी इससे 30% टैक्स सरकार लेगी। तो ये सवाल तमाम पत्रकारों ने निर्मला सीतारमण जी से रखा कि आप इसको करेंसी मानते नहीं, आपने इसको लीगल टेंडर का रूप नहीं दिया, फियाट करेंसी आप इसको मानते नहीं, तो टैक्स कैसे लेंगे आप। तो उस पर जवाब जो आया था वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो उस पर जवाब ये आया था, ये करेंसी नहीं, इसको हम एसेट्स मान के टैक्स लेंगे। इसे ऐसा समझा जा सकता है कि वो 30% टैक्स की बात हुई कि अगर मान लिया हम 100 रुपया हम निवेश किए हुए हैं और इस पर हमें 10 रुपए का फायदा हुआ, 10 रुपए हमारी कमाई हो रही है, तो उस 10 रुपए पर 30% यानी 3 रुपए जो है टैक्स के रूप में हमें सरकार को देने होंगे। अगर 100 रुपए की हमने कमाई की तो 30 रुपए हमको सरकार को देने होंगे। तो इस तरह इसको एसेट्स मान के सरकार हमसे टैक्स ले लेगी। और तो ये सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स हुआ। और इस पर टीडीएस की भी बात आई थी, 1% टीडीएस की बात आई थी। हर एक ट्रांजैक्शन पर अलग से 1% टीडीएस सरकार को देना होगा, ऐसी भी बात संज्ञान में मेरी आई है। और 1% टीडीएस भी दे होगा, ये सही है। तो अब एक मामला मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या टैक्स लगाकर जो इस सरकार ने टैक्स लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया। इस पर बहुत सारी डिबेट्स भी हुई, बहुत सारी बातें सामने आई। इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। इसका जवाब कुछ जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से हाँ भी कहा गया और कुछ लोगों के द्वारा ना भी कहा गया, दोनों जवाब आए। तो हमारी आपकी स्थिति वहीं रह गई, ना हम ये कह सकते हैं कि ये लीगल है, ना ये कह सकते हैं ना ये इलीगल है। सरकार जो है केवल उसी डिजिटल करेंसी को लीगल मान रही है जो करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाएगी। जैसे नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप रही है, उसको तो लीगल मानती है, यानी जिसको लीगल टेंडर घोषित कर रखा है सरकार ने। और इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे ये बिटकॉइन है या और भी करेंसी है, उसे डिजिटल करेंसी नहीं माना जाएगा। डिजिटल करेंसी नहीं माना जाएगा तो टैक्स कैसे लेंगे? जब क्रिप्टो करेंसी नहीं मानेंगे टैक्स कैसे लेंगे? जो मैंने अभी ऊपर बात रखी उसको ये आया स्पष्टीकरण कि उसे डिजिटल एसेट्स माना जाएगा। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, जैसे हमारा आपका मकान है, हमारे आपके सोना चांदी है या कोई भी चीज है जो संपत्ति के रूप में है, तो उसी तरह इस करेंसी को एसेट्स मान के इस एसेट्स पर सरकार टैक्स वसूलेगी। तो टैक्स तो सरकार लेने वाली है, वो छोड़ने वाली नहीं है। और एक चीज और सरकार की तरफ से आई थी, न्यूज में भी हम लोगों ने सुना होगा कि 2023 तक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। हालांकि अभी लॉन्च नहीं की, लेकिन शायद उस तरफ कदम बढ़ा चुकी है, ऐसा कुछ सुनने में आता है, जो बाकी करेंसी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होगी। मानी बात है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वो
लॉन्च की जाएगी, जारी होगी, सरकार का वरदस्त होगा, सरकार की तरफ से आएगी, तो स्थिर और सुरक्षित तो होगी ही। और भारत में बिटकॉइन लीगल है या नहीं, अब एक रोचक मैं केस आप लोगों के सामने, आप लोग जानते भी होंगे, मैं रखना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला था, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा था, क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो बतावे इस केंद्र सरकार इसको लीगल मानती है कि लीगल मानती है, क्या मानती है। तो केंद्र सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी और जो अन्य डिजिटल संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक की तैयारी कर रही है। तो बजट में जो बातें भी आई थी 2022 में, वित्त मंत्री की घोषणा के बारे में मैंने आप लोगों के सामने रखा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी या अपूर्णीय संकेत, उसमें तमाम चीजें आई थी, जो तमाम टोकन्स आए थे, एनएफटी की बात आई थी, डिजिटल संपत्ति पर 30% टैक्स की दर से टैक्स लगाने जा रही है, ये सब बात आई थी। तो इस क्रिप्टो टैक्स के लिए बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी और जो तमाम और डिजिटल एसेट्स पर अपना जो टैक्स, हमारे आपके ऊपर टैक्स लगाने के लिए एक प्रस्ताव 115 सेक्शन, वो कौन सा है वो है नहीं याद आ रहा है, उसको पेश करने का प्रस्ताव भी आया था। मैं फिर बाद में बता दूंगा उसको किताब खोल के, क्योंकि मेरे सामने इस समय कहीं कुछ चीज है नहीं, मैं ऐसे ही जो कि मेरे दिमाग में वही मैं आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। और ये जो प्रस्ताव आया था, प्रस्तावित धारा तो मुझे याद आ रही है 115, लेकिन उसके आगे का वो एक्ट का नाम नहीं आ रहा है, उस बिल का नाम नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है। तो उसका आकलन जो है 2022-23 में क्रिप्टो लेन देन से जितना भी हमको टैक्स जो देना होगा वो 30% की दर से देना होगा, ये चीजें तो आई थी उसमें। तो टैक्स तो सरकार लेने वाली है, छोड़ने वाली नहीं है। और मैं ये बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला जो उसके पास गया था, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था, उसमें सरकार से ये पूछा था, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या देश में बिटकॉइन इलीगल है। तो केस उसमें एक, आप लोगों को भी न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा कि एक गेन बिटकॉइन स्कैम हुआ था। गेन बिटकॉइन, आप इसको ढूंढेंगे तो आपको शायद मिल भी जाए। तो उससे जुड़े मामले के तमाम सारे आरोपियों में एक नाम था, एक मुलजिम था अजय भारद्वाज। उसकी बेल हो गई थी, तो उसकी बेल कैंसिलेशन की एसएलपी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, और वो हियरिंग के दौरान, उस एसएलपी की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न किया था। उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो इस समय भी हैं, वो सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी हैं, आप लोग ने नाम सुना होगा, बहुत विख्यात हैं, उनके तमाम सारे बातें, न्यूज़ आइटम्स वगैरह टीवी वगैरह पर आप लोग देखते होंगे, संजोग से हमारी फ्रेंड्स भी हैं ऐश्वर्या भाटी जी। तो उन्होंने ये बताया था कि जो आरोपी अजय भारद्वाज है, ये कथित तौर पर बिटकॉइन में जो ये स्कैम हुआ था, ये फ्रॉड हुआ था, उस फ्रॉड में ये शामिल है। और इसमें ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरे जज जस्टिस सूर्यकांत, इनकी बेंच ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया कि वो पूरी तरह से जांच में सहयोग देगा। जो भी जांच एजेंसी है, जो भी वो सवालात पूछेगी, उनका सही जवाब देगा, और गिरफ्तारी से जो पर रोक थी, जो बेल हुई थी, उसकी थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया था, यानी गिरफ्तार नहीं होगा, समय बढ़ा दिया गया था। और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर ने ये भारद्वाज और तमाम सारे इसके लोगों के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, 2 एफआईआर हुई थी इसमें, उसमें मामला मनी लॉन्ड्रिंग का ही था, ये दर्ज किया गया था। और ईडी ने बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि जांच के दौरान ये पता चला था ईडी को कि एक मेसर्स, नाम मुझे थोड़ा सा, मेसर्स बेरिया ब्लेटेक प्राइवेट लिमिटेड या ऐसे ही मिलता जुलता नाम है, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ये सिंगापुर की कोई कंपनी थी, और इसके डायरेक्टर जो थे अमित भारद्वाज थे, और उनके भाई अजय भारद्वाज और विवेक भारद्वाज, और उनके पिता ने, और लोगों के साथ मिलकर, और जो इसके मुलजिम थे उनके साथ मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करके आपराधिक षड्यंत्र किया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था,
लोगों से पैसा की ठगी की थी, ये सारे चार्जेस इनके ऊपर लगे थे। और आरोपियों ने, जितने भी ये मुलजिम थे, इन्होंने ये दिखाया था कि उनकी जो फर्म है वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करती है और ब्लॉकचेन से जुड़ी है, और उसके पास चीन में एक माइनिंग फर्म भी है। ये भी उन्होंने सब दिखा रखा था, भ्रमित कर रखा था लोगों को। और उन्होंने बताया भी था ये भी कि फर्म जो है, जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं, उनको बिटकॉइन में पेमेंट कर उनसे क्लाउड माइनिंग हैश पावर खरीदती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना सब पम्फलेट वगैरह जारी किए थे, लोगों को सब बता रखा था किस तरह करते हैं। तो ईडी ने ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था, और ये भी बताया था कि लोगों को इस फर्म द्वारा यह कहा गया था कि वे जो हैं फर्म के कांटेक्ट कर सकते हैं, करके 18 महीने के लिए क्लाउड माइनिंग स्पेस का एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं। ये जाल फेंका था कि आप 18 महीने के लिए क्लाउड माइनिंग स्पेस का एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं, और उन्हें इस अवधि के दौरान, इस पीरियड में जो 18 महीने का पीरियड था, उसमें हर बिटकॉइन पर 10% का रिटर्न मिलेगा। ये उन्होंने ऑफर दिया था। और आप लोग का मंच भी नागपुर का है, तो नागपुर की भी मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। हालांकि आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि ये जो भारद्वाज वाला मामला था, इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के कई सारे मामले हो चुके हैं, बहुत सारे मामले हुए हैं। इनमें बहुत से लोगों का नुकसान भी उठाना पड़ा है, बहुत सारे लोगों का पैसा भी डूबा है। और नागपुर में 40 करोड़, महाराष्ट्र का नागपुर यानी आप लोगों का नागपुर में 40 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी का एक मामला हुआ था। छोटा मोटा मामला नहीं था, 40 करोड़। और इसमें हुआ क्या था कि, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, 2000 करोड़ के फर्जी बिटकॉइन मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने थाईलैंड से उसकी गिरफ्तारी की। उसके साथ उसका भाई विवेक भारद्वाज भी पुलिस की गिरफ्त में आया है।